हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग इंडस्ट्री पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए कक्षा कक्ष का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए, कौन कौन से अप्रोच अपनाने चाहिए, मतलब उपागम होने चाहिए, विधियां क्या हैं, कक्षा कक्ष का इन्वायरमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग दो क्वेश्चन को भी करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहले तो थ्योरी को कर लेते हैं, उसके बाद हम जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल लेटेस्ट हमने उनको रखा है, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2, कक्षा कक्ष अर्थ उद्देश्य, मतलब इसका मीनिंग क्या होते हैं, क्लासरूम का मतलब क्या है सामाजिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। कक्षा कक्ष में सामान्यतः शिक्षण विधियों से संबंधित एक स्थान होता है ओके, जहाँ शिक्षक शिक्षार्थी मतलब टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर सीखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, सीखते हैं। कक्षा कक्ष कभी कभी समान शिक्षण समूह से मिलकर बना होता है, तो कभी कभी कक्षा द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, खुली कक्षा द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, ओपन क्लासरूम। तो ये तो केवल पढ़ने वाली चीज है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस आपको याद रखना है कि जो क्लासरूम होता है उसमें जो है टीचर स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट टीचर से सीखता है, बाई वर्षा। ठीक है, ये देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या के कार्यक्रम 2005 के अनुसार, मतलब एनडीएफ 2005 के अनुसार कक्षा केवल विद्यालय का भाग ही नहीं है। जो क्लासरूम है वो केवल विद्यालय का एक अंग ही नहीं है, पार्ट नहीं, बल्कि वरन जीवन की बाह्य गतिविधियां, ठीक है, भी कक्षा कक्ष का भाग होती हैं। अतः कक्षा कक्ष आंतरिक तथा बाह्य गतिविधियों से जुड़ी होती है। क्लासरूम में हम बहुत सी एक्टिविटी करते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, और वाद विवाद का अवसर देकर शिक्षण को प्रभावी बनाता है। वाद विवाद का मतलब होता है डिबेट। वो क्लासरूम ही वो स्थान है जहाँ पर हम जो है बहुत अच्छी प्रकार से डिबेट कर सकते हैं और आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरे से अपने आप को प्रभावित करते हैं, मतलब हम सीखते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं। ठीक है, और सर जी भी हमें, सर और मैडम भी हमें सिखाती है। कहाँ, क्लासरूम में। बाहर भी सिखाते हैं, लेकिन क्लासरूम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कक्षा कक्ष के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, कक्षा कक्ष का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम अधिगम को कैसा बनाना, सफल बनाना, इफेक्टिव बनाना। कक्षा कक्ष का दूसरा उद्देश्य सह शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें सामाजिक सह अस्तित्व का विकास होता है। कक्षा कक्ष केवल आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं करता, बल्कि आपको इथिक्स भी सिखाता है, वैल्यूज भी सिखाता है, कल्चर भी सिखाता है। ठीक है, जीवन में कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, तो सभी चीजें हम सीखते हैं क्लासरूम में। ऐसा नहीं है केवल हम फैक्ट्स या जो केवल कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा फ्यूचर होता है सेप, वो क्लासरूम के अंदर ही होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, जो कि ये नीति 2020 के द्वारा बनाए गए उद्देश्यों को अचीव करना। मानव संसाधन का विकास करना तथा कुशल नागरिकों का निर्माण करना। ऐसे नागरिक बनाना जो हमारे नेशन के लिए कैसे हो, हेल्पफुल हो, प्रोडक्टिव हो। ये नीति 2020 पर हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। आगे क्या है, शिक्षण के द्वारा आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। जैसे जो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर कोई हमें चीज़ समझ में नहीं आई, तो मतलब जो क्लासरूम में हम जाकर अपनी चीज़ को सर जी से पूछ सकें। ठीक है, जो भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम बिना हिचक के पूछ सकें। कहाँ, क्लासरूम में। तो एक तो ये उद्देश्य है इसका। तो ये तो कक्षा के बारे में हो गया। आगे देखते हैं शिक्षण के उपागम। उपागम का मतलब होता है अप्रोच। ठीक है, हाउ टू अप्रोच इट, कैसे आप किसी काम को करते हैं, इसको हम उपागम कहते हैं या अप्रोच कहते हैं। शिक्षण उपागम शिक्षण का एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी विशेष उद्देश्य, नियम, प्रक्रिया आदि से संचालित होता है। शिक्षण उपागम शिक्षण कार्य में व्यक्तिगत विभिन्नता, देखो मैंने हाईलाइट किया, व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करता है।
आप कोई भी उपागम अपना ले, अगर उसमें व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो उपागम आपका गलत है, बेकार है। आपको करना क्या है, आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक्सेप्ट करना है, ना कि रिजेक्ट। शिक्षण उपागम के प्रकार कितने प्रकार के, कौन कौन से शिक्षण उपागम होते हैं? उपागम का मतलब पढ़ाने का तरीका, ये अप्रोच आप कैसे किसी चीज को लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। जैसे एक तो ये शिक्षक केंद्रित तथा छात्र केंद्रित उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। केंद्रित का मतलब जो सेंटर में होगा, जिसके ऊपर मेन फोकस रहेगा, जो मुख्य होगा, जो मेन रोल अदा करेगा। शिक्षक केंद्रित उपागम में मुख्य बल शिक्षक को दिया जाता है, जबकि छात्र केंद्रित उपागम में मुख्य उद्देश्य छात्र को दिया जाता है। इसमें कौन सी एजुकेशन चल रही है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो वो उपागम बेस्ड होगा जो कि कैसा हो, छात्र केंद्रित उपागम हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे को ध्यान में रखकर हमको पढ़ाना है। बच्चे की योग्यता क्या है, उसका ग्रेड क्या है, क्या वो भी मेच्योर है किसी चीज को सीखने के लिए, क्या नहीं है। विषय वस्तु केंद्रित उपागम मतलब कंटेंट बेस्ड, ठीक है, कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच। इस उपागम में सबसे ज्यादा महत्व पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को दिया जाता है। विषय वस्तु का विभाजन महत्व के स्थान पर किया जाता है, कि मतलब कौन सी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर क्लासरूम को जो है, जो बनाते हैं हम लोग, उसको हम डिजाइन करते हैं कंटेंट को, कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कम है। पारस्परिक उपागम, इस उपागम में छात्रों को आपस में ज्यादा सीखने का अवसर दिया जाता है। ध्यान कीजिए, लेब वाइगोट्स्की ने किसकी बात की है? सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है, पीयर लर्निंग की बात की है। आपस में जब हम लोग सीखते हैं बोल बोल कर, या मतलब कलेक्टिव होकर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसी को कहते हैं पारस्परिक उपागम। इसमें छात्र जब चाहे अन्य छात्र व शिक्षक से वार्तालाप कर सकते हैं, मतलब छात्र जो है अपने सर जी से, मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा उपागम है? पारस्परिक उपागम। रचनात्मक उपागम, इसमें छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर ज्ञान अर्जन करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। छात्र स्वयं अपने ज्ञान के विस्तार का प्रयत्न करते हैं, इलाबोरेट और नॉलेज, अपने ज्ञान को सीखते हैं। रचनात्मक उपागम में क्या किया जाता है? रचनात्मक, इतने सारे उपागम में इनको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल केवल पढ़ लेना है, माइंड में ध्यान से समझ लेना है, जिससे जब ये हमारे सामने पेपर में आए तब इनको हम कनेक्ट कर सके कि एक बार हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में। इनको सभी को रटना मत, बिल्कुल एज इट इज समझते चलिए। रचनात्मक उपागम में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, उनको सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रोवाइड कराए जाए। आगमनात्मक उपागम समझ गए होंगे, आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। शिक्षक किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए पहले उदाहरण देता है, बाद में नियम बताया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आगमन विधि तो रात में भी उठ उठ कर याद आने लगी, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यही तो है आगमन विधि। आगमन विधि कहो या आगमन उपागम कहो, एक ही बात है। निगमनात्मक उल्टा कर लो, पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैथ इसी प्रकार से पढ़ा जाता है कि पहले फार्मूला लिखा दिए गए, अच्छा आज फार्मूला हमारे क्लियर हो, कल हम इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, इनको याद करके आना फार्मूला को। तो ये कैसा होता है? निगमनात्मक उपागम। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए संबंधित नियम पहले बताता है, नियम पहले बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दे दिए जाते हैं। इसे कहते हैं निगमनात्मक उपागम। जो मैथमेटिक्स की टीचिंग होती है वो इसी प्रकार से मैथ पढ़ाया जाता है, कि जैसे सर को अगर आज कोई चैप्टर पढ़ाना है तो पहले तो चैप्टर के सभी फार्मूला लिखा दिए, होमवर्क दिया कि इन सभी फार्मूला को सभी बच्चे कल याद करके आएंगे, कल इन पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा निगमनात्मक उपागम, डिडक्टिव अप्रोच। अब शिक्षण विधियों पर बात कर लेते हैं, कि जो है एसएसटी को पढ़ाने के लिए, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए विधियां कौन कौन सी इफेक्टिव होती हैं, कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, कौन सी चाइल्ड सेंटर्ड होती है, कौन सी टीचर सेंटर्ड होती है, देखते हैं। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, शिक्षण कार्य करने का एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक तरीका है। सही बात है।
शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टीचिंग मेथड, सबसे पहली व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। हम लेक्चर दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे इनएक्टिव हैं, इसे कहते हैं लेक्चर मेथड। इसमें पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों को सुनाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। ये जो हाई लेवल पर की जाती है, जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह में। यह है शिक्षक केंद्रित, इसीलिए कैसा है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें एक साथ बहुत से छात्रों को शिक्षित किया जाता है, परंतु इसमें छात्रों को निष्क्रिय माना जाता है। वही लेक्चर मेथड है। प्रोफेसर सर जी आए क्लास में, 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्लास में, अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको ध्यान होगा डिग्री कॉलेज में तभी तो कहते हैं लेक्चर। आज किस सर का लेक्चर है, किसका नहीं है लेक्चर, इसीलिए कहते हैं। लेक्चर दिया, चले गए, मेरी समझ में आया कि नहीं आया, ना तो हमसे पूछा, बस हम आराम से सुनते रहे, कहानी जैसी, कथा जैसी, ठीक है। फिर सत्यनारायण की कथा चल रही है, समझ में आए तब ठीक है, नहीं आए तो तब भी ठीक है। तो ये होता है लेक्चर मेथड, ये जो कि खराब है छोटे बच्चों के लिए। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, इसमें छात्रों के सामने किसी घटना या प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। छात्र स्वयं प्रक्रिया को समझ कर निष्कर्ष निकालते हैं, बच्चे स्वयं से अपने आप से इन्फीरियंस निकालते हैं, मतलब निकालते, अर्थ निकालते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट हुई। मानचित्र आधारित प्रश्न को इसके माध्यम से समझाना सरल होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसे जो इंडिया का मैप है या वर्ल्ड का मैप है, वो दिखा दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि बताइए बेटा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तुम बताइए कि इसमें राजस्थान कहाँ पर है। तो बाद में क्वेश्चन हम पूछते हैं, पहले हमने दिखा दिया। अब बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, तो वो इसको देख देख कर फिर वो आंसर करेंगे। तो ये तो होगी हमारी प्रदर्शन विधि। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बेस्ट मेथड, सबसे ज़्यादा बेस्ट है जी। ये छात्र केंद्रित है, सबसे पहले ही बात शुरू हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या रखकर उसका समाधान बताने को कहता है। ये सर्वाधिक व्यवहारिक शिक्षण विधि है, बेस्ट भी इसीलिए है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इससे सीखने वाले में अवधारणा का विकास होता है। किलपैट्रिक ने शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट को प्रतिपादित किया है, मतलब प्रोजेक्ट विधि, जिस जिससे लोकतंत्र की संकल्पनाओं या अन्य संकल्पनाओं के शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि जो समस्या समाधान विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, वो बेस्ट मेथड है। गैने या गेगनी ने अपनी बुक जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग में है, जो सीखने का जो हाईएस्ट लेवल बताया है, वो इसी को बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। गेने के ऊपर मैंने 8-10 मिनट का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, ठीक है, इससे हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। शिक्षण सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे और तो बहुत चीज़ें सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो टीएलएम क्या होता है, टीएलएम वो कोई भी चीज़ टीएलएम हो सकती है जो हमारे पढ़ाई करने में हमारी हेल्प करे, हमें समझने में मदद करे। जैसे रियलिया, सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा होता है, रियलिया। रियलिया का मतलब वास्तविक वस्तु, 3 डायमेंशनल थिंग्स, बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, ठीक है। श्रव्य, श्रवण सुनना, ऑडियो, जिसे केवल सुना जाता है, जैसे रेडियो द्वारा शिक्षण कार्य हो रहा है, टीचिंग हो रही है, तो रेडियो पर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हम इसको सुन सुनकर पढ़ रहे हैं, तो इसको कह, ये कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी श्रव्य सामग्री में। दृश्य, जिसको हम केवल देख सकते हैं, जैसे श्यामपट है, नक्शा है, मतलब मैप है, ग्लोब है, चार्ट है। श्रव्य दृश्य दोनों चीज़ें, ऑडियो भी है और वीडियो, ऑडियो वीडियो, ठीक है, दोनों चीज़ें। इसमें देखी व सुनी जाने वाली शिक्षण सामग्री आती है, जैसे टेलीविजन है, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये कैसी सामग्री है, ये है ऑडियो विजुअल। अब शिक्षण सामग्री का चयन विषय
तथा पाठ्यक्रम के अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं जहाँ पर जरूरत नहीं है टीएलएम की वहाँ पर टीएलएम का यूज किया जा रहा है। नहीं, एक्सेस नहीं करनी है। जितना जरूरत है, जहाँ पर जरूरत है उतना ही हमको देना है, उतना ही पढ़ाना है। जैसे ग्लोब, मानचित्र आदि भूगोल में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, करते ही है। बिना मैप के और ग्लोब के तो जियोग्राफी कैसी है, अधूरी है। और टाइमलाइन का हम किस में प्रयोग करते हैं, हिस्ट्री में, कि कब से कौन हुआ था, सल्तनत पीरियड कब से शुरू हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब क्या हुआ, इसके लिए हम टाइमलाइन के लिए हम इसका यूज करते हैं। मानचित्रण में दिशा, स्केल की माप आदि का अध्ययन आवश्यक होता है। वो ये डायरेक्शनल नॉलेज, दिशाओं का ज्ञान। तो ये तो शिक्षण सामग्री हो गई। अब हम गतिविधियों के ऊपर बात कर लेते हैं। गतिविधियां क्या होती हैं, एक्टिविटी होती क्या है? वो कोई भी चीज जिससे आपकी नॉलेज इनहेंस हो, सीखना आपके लिए सरल हो जाए, उसको हम गतिविधि कहते हैं। छात्रों के वे कार्यों शिक्षण क्रिया के दौरान उनकी क्षमता में वृद्धि करते हैं, शिक्षण गतिविधियां कहलाती हैं। यह पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग होती है। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेबस। शिक्षण गतिविधियों के उद्देश्य क्या क्या है? विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना, सह शिक्षा एवं स्वयं से करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा का विकास करना, विद्यार्थियों की क्षमता को सही दिशा प्रदान करना, ठीक है, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस उनको देना, उनकी शिक्षा का व्यवहारिक अनुभव के साथ सामंजस्य करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना। तो ये तो गतिविधियों के क्या हो गए, हमारे एम हो गए, उद्देश्य हो गए। इन चीजों को एज इट इज करके आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। एक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, जिससे हम उस चीज को इनकाउंटर कर पाए। लेकिन बिना पढ़े अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, पढ़ना तो जरूरी है। अब क्या है, कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां भाई कौन कौन सी होती है, ठीक है, इनसाइड क्लासरूम और होते हैं आउटसाइड क्लासरूम। तो पहले इनसाइड वाली को करेंगे, बाद में आउटसाइड वाली को करेंगे। सॉरी, देखते हैं। कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां, वाद विवाद, डिबेट। डिबेट तो आप जानते हैं, डिस्कशन करना। तो वाद विवाद मतलब डिबेट। इससे छात्रों में तर्क शक्ति व तथ्यों को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल बढ़ता है। जैसे अगर कोई डिबेट हो रहा है किसी इशू को लेकर, तो बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा, एक आलोचनात्मक चिंतन बनेगा कि क्या ये सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत है। तो जिस चीज को परखने की एक क्षमता डेवलप हो जाती है, इसलिए डिबेट कराया जाता है। तर्क वितर्क करने व तर्कों का विश्लेषण करने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। डिबेट से एक उनको मौका मिलता है अपनी बात को कहने के लिए, ठीक है, जिससे वो अपनी बात को कह सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन, एग्जाम्पलीफिकेशन और इलिस्ट्रेशन। इस गतिविधि के द्वारा अध्यापक प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, संश्लेषण के आदर्श रूप छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। थर्ड कौन सी हो गई, क्लासरूम के अंदर की बात हो रही है अभी, प्रश्न पूछना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। सर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे सर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे क्या होती है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और बच्चों के अंदर की जो हेजिटेशन होती है वो भी दूर हो जाती है। फोर्थ क्या है, कक्षा कक्ष में तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट, मानचित्र आदि का निर्माण करना। अगर मान लीजिए कोई करंट में इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर आपने बच्चों से कोई चार्ट बनवा लिया, कोई मैप बनवा लिया, या कोई भी पेंटिंग बनवा ली, कुछ भी चीज़ जिससे हम बच्चों को करंट से जोड़कर वो चीज़ों को सिखा पाएं। जैसे इस समय इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में, तो हम बच्चों को इलेक्शन के बारे में समझा सकते हैं, ये कब होते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, कैसे ये एमएलए चुने जाते हैं, कैसे एमपी चुने जाते हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, 5 साल में ही क्यों होते हैं। तो जो चीज़ करंट में चल रही है, मैं उस चीज़ से बच्चों को जोड़कर बता रहा हूँ।
इसका संविधान बैकग्राउंड क्या है, कौन से आर्टिकल के अनुसार हमको वोट डालने का राइट मिलता है। तो चल तो रहे हैं इलेक्शन, लेकिन हम जोड़ कहाँ से रहे हैं, बच्चों की स्टैटिक नॉलेज। तो स्टैटिक को डायनेमिक नॉलेज से जोड़ना है। ये गतिविधियां छात्रों में स्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक, इससे रचनात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। आप समझ गए होंगे। अब कक्षा कक्ष के बाहर की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? आउटसाइड क्लासरूम एक्टिविटीज, ये बहुत सारी हैं, बस आप इनको ध्यान रखिए, याद आ जाएंगे। कक्षा कक्ष के बाहर की जाने वाली गतिविधियों में कौन कौन सी हैं? साहित्यिक गतिविधियां, लेक्चर एक्टिविटीज, वाद विवाद, चर्चा, विषयवार क्लब है, विद्यालय पत्रिका, नाट्य, संगोष्ठी मंडल, कहानी लेखन, कविता पाठ, ये सब क्या है? क्लासरूम के बाहर की गतिविधियां हैं। अगर आप इनमें शामिल होंगे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो इनहेंस होगी। शारीरिक विकास गतिविधियां, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेल कूद है, सामूहिक अभ्यास है, परेड है, स्काउटिंग है, केवल पढ़ने वाली चीजें हैं। सौंदर्य अनुभूति और सांस्कृतिक विकास वाली गतिविधियां, संगीत, नृत्य, चित्रण, पेंटिंग, मूर्तिकला, नाट्यकला प्रदर्शनी, विविध मनोरंजन कार्यक्रम आदि। नागरिक विकास गतिविधियां, सिटीजन डेवलपमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? सहकारी बैंक है, सहकारी स्टोर है, सभा है, विद्यार्थी परिषद है, जलपान गृह है, रेस्टोरेंट, धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक त्योहारों का मनाना, समाज कल्याण संबंधी गतिविधियां। इनमें कोई समझाने वाली चीज ही नहीं, केवल पढ़ने वाली है। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, सामाजिक अध्ययन मंडल, मेलों, त्योहारों, व्यावसायिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि। आगे देखते हैं भ्रमण संबंधी गतिविधियां, ये इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी रिलेटेड टू फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप क्यों करवाएं बच्चों को, फायदा क्या है इससे? शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक मनाना, संग्रहालय, चिड़ियाघर, प्रदर्शनी आदि को भ्रमण के लिए ले जाना। इससे बच्चों को वास्तविकता रियलिटी से बच्चे जुड़ पाते हैं। देख, हम एल्फर लाइन साल भर पढ़ाते रहे, सही बात है। अगर एक बार हम इसको बच्चे को जू में ले जाएं, दिखा दें कि देखो बेटा इसको हम एल्फर लाइन कहते हैं, इसको जो है डी फॉर डंकी कहते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव, बच्चे को सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा माइंड में कैरी कर पाएगा वो बच्चा। तो ये होता है, फील्ड ट्रिप इसलिए कराई जाती है। छुट्टी के समय गतिविधियाँ, जैसे टूर जाता है अपना, बीटीसी में भी जाता है, बीएड में भी जाता है, यही इसके पीछे पर्पज होता है। ठीक है, छुट्टी के समय गतिविधियाँ एक्टिविटीज। अब वेकेशन मैं आपको बता दूं, हंसने वाली बात नहीं है, मेरा बीटीसी में जो टूर गया था, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाया गया था? गौशाला। गौशाला और जो यहाँ पर जो दूध दूध नहीं, दूध का बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है, वो चीज़ें सिखाई गई बिल्कुल जानवरों को देखते देखते। ठीक है, तो बहुत बड़ी गौशाला थी, वहाँ देख कर आए थे हम लोग। चलिए, डाक टिकट हैं, सिक्के हैं, तो ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती, जिससे बच्चे देख सके। ठीक है, तो मैं तो वैसे ही बैकग्राउंड का था गांव का, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो लोग शहर के बैकग्राउंड के थे, जो गोबर वोबर के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए ये फील्ड ट्रिप कराई जाती है, इसलिए टूर जाता है हमारा। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की, जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है, कहानी सुनाता है। टीचर हैं आपके, वो क्लास में कहते हैं कि एक ऐसी लड़की है जो बहुत प्रकार से पानी को बचाती है, ठीक है, वाटर को सेव करती है, तो उसकी कहानी बता रहे हैं वो। तो ये क्या है? अवलोकनात्मक उपागम है, चर्चा है, वृत्तांत उपागम है, समस्या समाधान उपागम है। बताइए कैसा उपागम है? किसी के बारे में कहानी बताना, उसका उदाहरण देके, एग्जाम्पल दे के उसके बारे में बताना, इसको कहते हैं हम वृत्तांत उपागम। ठीक है, वृत्तांत का मतलब होता है किसी के बारे में स्पेसिफिक रूप से डिस्क्राइब करना, बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ये बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है। छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप प्रारंभ करेंगे। आप जियोग्राफी के टीचर बन गए,
बताइए आप बच्चों को मैथ सिखाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 ऑप्शन। छात्रों को दिशाओं, स्केल, मापदंड और चिन्हों को समझाकर, भारत के मानचित्र का परिचय देकर, छात्रों को कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए कहकर, मानचित्र की रूपरेखा को अंकित करने का निर्देश देकर। क्या करेंगे आप? केवल बच्चों को जाएंगे पहले इंडिया का मैप पकड़ा देंगे कि लो बेटा आज हम इसको मैप को पढ़ने वाले सीखने वाले हैं। ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा। बनवा के देखेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैप पढ़ाने के लिए मैप की डायरेक्शंस के बारे में तो बता दो। इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, और क्या डायरेक्शन इनके बीच में होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन के बारे में बताओ। ठीक है, चिन्ह के बारे में बताओ, कलर के बारे में बताओ। जैसे मैप में हम जो ब्लू कलर होता है वो वाटर के लिए यूज करते हैं, ब्लू कलर वाटर के लिए यूज करते हैं। इस बार कलर के बारे में बता दीजिए, और स्केल क्या हम रखते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले बताना है, बाद में मैथ को सिखाना है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों को दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझाना। कि रिवर्स के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, या जो माउंटेन के लिए कौन सा हम साइन यूज करते हैं। तो इन सभी के बारे में पहले आपको बताना है। लेक के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सी के लिए कौन सा साइन सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल्स के बारे में हम इन चीज़ों को पहले बच्चों को सिखाना। तो आज हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो गया। कल हम चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास को लाइक कर दिया करें और शेयर करते रहें। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग।